प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा के पेपर में 22 फरवरी को हिंदी कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं और कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हूं तो सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो अब की बार 22 फरवरी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है, इस बात की भी पूरी गारंटी है। तो ये बच्चों बिना टाइम को वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसका पूरा सलूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद खंड ब के भी सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसी प्रकार का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर मिलेगा। जैसे ही पेपर मिलेगा सबसे पहले अपने यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि अपने यहाँ पे रोल नंबर भर देना, उसके बाद अपने यहाँ पे नाम भर देना। इतना करने के बाद बच्चों इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर समय रहेंगे 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है। यह पेपर 2 खंड में डिवाइड है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ के सारे प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को माध्यम से हल करना होगा, जिनको ओएमआर पे हल करना होगा। और ओएमआर को हल करने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन की आवश्यकता पड़ेगी और ओएमआर को भरते समय किसी प्रकार की रेजर व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो की स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, बंशीधर शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या वैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल। तो बच्चों देखो, शुक्ल युग का जो नामकरण किया गया था ना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, राइटर कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर प्रेमचंद जी हो जाएंगे। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जयशंकर प्रसाद, सॉरी यहाँ पे नाटककार क्या नहीं है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों इसमें बताना है कि शुक्ल युग का नाटककार कौन नहीं है, तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भैया ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बेचन शर्मा उग्र की या रामविलास शर्मा की। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन 22 फरवरी के पेपर में सीधा सीधा छपने को मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों यात्रा साहित्यकार से राहुल संकृत्यायन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रीतिकाल के वीर रस की प्रसिद्ध कवि कौन है। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या हो जाएगा, देव, घनानंद या भूषण या बिहारी। तो बच्चों रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम भूषण जी होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, बिहारी लाल या केशवदास या भूषण या मतीराम। तो रामचंद्रिका के रचनाकार यहाँ पे केशवदास जी हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की
या श्री सियाराम शरण गुप्त की या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की? तो प्री प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हो जाएंगे। इसमें भी डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, या रामधारी सिंह दिनकर जी, या सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था? बताओ। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, कौन सा नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होगा? कई बार हमने बता रखा है हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है बच्चा? हास्य होता है, आप सब लोग याद रखना भैया, रस से, छंद से और अलंकार से, तीनों से एक एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के पेपर में एक एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनहु मानो जनु जानो, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा में, रूपक में, उपमा में, या यमक में? तो बच्चों देखो, मनहु मानो या जनु जानो ये जो अलंकार है ये आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि यहाँ, व्योध व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। अब इसमें बताना कि इसमें से कौन सा छंद है, ठीक ना। इसमें छंद बताना है, रोला है कि सौठा है कि दोहा है कि बरहुआ है। तो इसमें बच्चा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, माने उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? उपदेश तो बन जाएगा, उपनाम भी बन जाएगा और उपवन भी बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे उ छोटा उ है और यहाँ पे क्या है? उ बड़ा उ है। तो ऊपर भैया बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? दैनिक में क्या होगा? प्रत्यय माने पीछे आता है अंत में, तो दैनिक इक क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। यहाँ पे इक प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक ना। पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो तीन त्रिवेणी क्या हो जाएगा भैया? इसमें द्विगु समास हो, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? माता पिता होता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से गंगा का प्रवासी नहीं है। तो गंगा का प्रवासी क्या नहीं होगा? भागीरथी होगा, सूर्य सरिता होगा, देव नदी भी हो जाएगा। लेकिन भैया कालिंदी, कालिंदी क्या है? गंगा का प्रवासी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सॉरी यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धनादि हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, फल शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन में क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल वाला धातु याद कर लोगे, आपको भी पता चल जाएगा। इस प्रकार से हंस धातु का बताना है, वचन एवं पुरुष बताना है कि हंसतु का कौन सा वचन होगा और कौन सा पुरुष होगा। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आप सभी का, इसमें क्या होगा? एक वचन होगा और प्रथम पुरुष चल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं भैया कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और साथ में खंडवा का सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक ना। आराम से देखेंगे, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ठीक ना। चलिए इसमें खंडवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ बताना है, साथ में गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था, एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है। 6 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे भैया, समझ में पूरा आएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज भरना है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख लो किस प्रकार से भरा गया है, बिल्कुल इसी ढंग से भरना भैया, ठीक ना, वरना नंबर काट लिए जाएंगे गलती करोगे तो। चलिए अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे ये रहा, ठीक ना। पूरा बिल्कुल विधिवत तरीके से हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। इसमें क्या करना है, खंडवा यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है खंडवा, हेडिंग भी लगा सकते हो इसी प्रकार से ब्लैक पेन से। इसमें लिखो प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इसमें क्या लिखना है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह सांसद था
या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इसी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, संदर्भ लिखना है, साथ में रेखांकित इसका व्याख्या करना है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो भैया वीडियो को लाइक मत करना, ठीक ना, लेकिन समझ में आएगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर देना, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहां से आपको हिंट देना है, संकेत देना है कि अश्वारोही पास आया और अंत में गृह में जाती हूं। देखो, अश्वारोही, यहां से 2 शब्द उठाओ और अंत का 2 शब्द उठाओ, संकेत के तौर पे यहां से यहां तक लिख दो, ठीक ना। एग्जामिनर समझ जाए कि भैया आप किस वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हो। इतना करने के बाद बच्चों क्या करना था, सबसे पहले संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ में 2 बातें लिखा जाता है, एक तो पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों आप ये वाला आइडिया अपना लो, और नहीं तो ये वाला भी आइडिया अपना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो मैंने ये बताया था अगला वाला क्वेश्चन का, ठीक ना, इसका मैंने सोल्यूशन बताया था कि कितना जीवन वर्ष पड़ा है, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक ना। इस प्रकार से पूरा सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ठीक ना। यह कोई आजीवन बात नहीं है, यह कोई बात नहीं है, इसका मैंने सोल्यूशन आप लोगों को बता रखा था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताऊंगा आप सभी को अश्वारोही पास आया, इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। तो संदर्भ समझ में आ गया कि भैया संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड पेपर में, पाठ का नाम लेखक का नाम, ठीक ना, इसी प्रकार से संदर्भ लिख देना है, निपटारा कर देना है। अब आइए व्याख्या करते हैं भैया। व्याख्या कहां से कहां तक करना है, तो व्याख्या आपको यहां से, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही थी, तो यहां से लेकर के यहां तक गृह में जाती हूं, यहां से लेकर के यहां तक का अर्थ लिखना है, ठीक ना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो क्या करोगे, यहां से लेकर के यहां तक व्याख्या हेडिंग डाल करके कॉपी कर देना, ठीक ना। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तब करना ऐसा, लेकिन जब पढ़े हो आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे करना जैसे मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक ना। बिल्कुल ऐसे करना कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली से घर को से बेघर ना हो जाऊं। इस प्रकार से पूरा उसका आशय लिख देना है, अर्थ लिख देना है, पूरा व्याख्या कर देना है, ठीक ना। अब चलो तीसरा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था, क्या रीजन था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर, ठीक ना, पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी भी प्रकार की सहायता दे, ठीक ना। ममता जो ऐसी लड़की थी, ऐसी वो औरत थी जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसको कोई हेल्प करे और या उसके झोपड़ी में कोई यहाँ पे आए, बहुत ही डरती थी, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से आप सभी को सोल्यूशन करना है और बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी लिखना है, ठीक ना। आगे समझ में बात। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन का जवाब कि निम्नलिखित में से किसी एक पदांश का आंसर देना है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ते निकसी रघुबर वधु धीर धरी, ठीक ना, धरी धीर दये मग में डग दुए। तो यहां से लेकर के यहां तक का क्या करना है भैया, सबसे पहले तो संदर्भ लिखना है, फिर यहाँ पे श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, और यहाँ पे एक अलंकार भी पूछा गया है। तो तीनों क्वेश्चन का जवाब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि पूर्व निकसी, शुरू का 2-3 शब्द लो और अंत का 2-3 शब्द लो। हिंट दे दो भैया एग्जामिनर को कि भैया आप किस माध्यम से हल कर रहे हो और कौन सा पैसेज हल कर रहे हो, ठीक ना। फिर संदर्भ मैंने क्या बताया था, पाठ का नाम कर दो और यहाँ पे कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या था, वन पथ पर। इस पाठ का नाम क्या हो जाएगा भैया, वन पथ पर। और किसने लिखा है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता भी होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से इसका व्याख्या नहीं करना है, ठीक ना, तो छोड़ देना उसको। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो क्यों बहने लगे, इसका सलूशन देखते हैं। तो श्री राम के चरणों से या श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए बहने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत ही थक गई थी और वे व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या को इस दशा में देखकर श्री राम के आंसू छलकने लगे या आंसू बहने लगे। इस प्रकार से इसका सलूशन देख लेंगे। और अंत में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि पर्णकुटी करिहो कित होय में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसका सलूशन यहाँ पे देख लो, ठीक ना। आगे समझ में। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन है, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऐसा नगरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन संस्कृत में खंड दिया गया है। इसका भी संदर्भ लिखना है, साथ में अनुवाद भी करना है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलमस्ति। तो क्या करना भैया, इसका सलूशन करेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसका एक एक चीज का व्याख्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना भैया, आपको इसी प्रकार से कहां पे लिखना है और इसमें क्या करेंगे,
प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पे उसी प्रकार जैसे मैंने बताया था ना ऐसा नगरी, इसी प्रकार से लिखना है भाष्याम कारिता, ठीक ना। शुरू का 2 शब्द लिख दो और अंत का 2 शब्द लिख दो, काम हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में क्या करोगे भैया? देखो, ऐसा नगरी, यहां से लेकर के यहां तक अर्थ लिखना है। अर्थ मैंने यहाँ पे पढ़ दे रहा हूं, आप आसानी से स्किप करके वीडियो को देख लेना। कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था, ठीक ना। इस प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक सोल्यूशन कर दो ना। अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये भी कर सकते हो। नागरी का बहुकालम वाला यहां से यहां तक इसका भी सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक ना। बिल्कुल सिंपल सा है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, ठीक ना। ये पद्यांश है, ये 5 नंबर का पूछा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला करो, नहीं तो ये माता गुरुतरा वाला करो, ठीक ना। तो ये करो नहीं तो ये करो, दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल उसी ढंग से करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भी करना है भैया। सर्वे भवन्तु सुखिनः दुख भाग विवेक में करना है क्या है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले पाठ का नाम लिख दो भैया और यहाँ पे आराम से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न बने। इसी प्रकार से आप सभी को पूरा सोल्यूशन हल करना है, अंत तक पूरा करते जाना है। अब भैया कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करना है वरना नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है बाबू, यहाँ पे देखो, ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो मैंने बता दे रहा हूँ फिर भी, मुक्तिद्यूत, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, ठीक ना। या देखो मातृभूमि, कर्णखंड वाला या कर्मवीर भारती, तुमुल वाला करो, कोई भी करो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करना होगा। इसी प्रकार से हल करना होगा। आप यहाँ पे एक रफ आइडिया ले लो, देख लो किस प्रकार से इसका सोल्यूशन किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग भी बोर्ड परीक्षा पेपर में अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे हल कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, वो जीवन परिचय से संबंधित आता है, ठीक ना। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। 3 का दे रखा है, तीनों में से किसी एक का हल करना होगा। तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता रखा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताऊंगा, साथ में गोस्वामी तुलसीदास का भी जीवन परिचय बताऊंगा, दोनों का जीवन परिचय बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था गोस्वामी तुलसीदास का बताया था, साथ में मैंने आप सभी को रसखान का भी बताया था, मैथिली शरण गुप्त का भी बता रखा था, ठीक ना। सबका मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक ना। लेकिन आइए समझते हैं बच्चों कि किस प्रकार से आप सभी लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना है। क्या लिखेंगे इसमें कि श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1889 ईस्वी में बस्ती जिले का गोरा नामक ग्राम में एक शंबरबाद परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो कि मिर्जापुर के कानूनगो थे, और इनके माता का नाम, ठीक ना, क्या था, अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने MFA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा में पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में पूरा बढ़िया हल करना है। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको जितना याद होगा ना उतना ही बातें बना करके लिखना है। और अंत में रचना का नाम यहाँ पे लिख देना, चिंतामणि, रश्मिमांसा त्रिवेणी, सूरदास, जयसी, ठीक ना, ग्रंथावली, ठीक ना, तुलसी ग्रंथावली, तमाम प्रकार की रचना का नाम है, यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग जो गोस्वामी तुलसीदास का भी जीवन परिचय यहाँ पे लिख सकते हो, जिससे मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक ना। एक बात और बच्चों, क्या करना है आप सभी को, एक संक्षिप्त में जीवन परिचय भी आपको तैयार कर देना है, क्योंकि एग्जाम को समझने में बहुत ही आसानी होगी। नाम, जन्म, माता पिता, रचना और मृत्यु, ठीक ना, इतना यहाँ पे तैयार कर लो, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी था। बचपन में इनका नाम क्या था भैया, राम बोला था। ये स्वरूप प्राइमरी ब्राह्मण थे। माता पिता के बचपन में त्याग दिए थे, तभी नरहरि दास ने इनको अपने चेला बना लिया था। रत्नावली से विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी से बहुत प्रेम करने की वजह से पत्नी इनको छोड़ दी थी। बैराग हो गए, काशी में आए और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1623 में। इनकी फेमस रचना का नाम है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम प्रकार की रचना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मैंने एक रफ आइडिया बता दे रहा हूं भाई, इसी प्रकार से करना है, आगे समझ में ना। चलिए अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ना बाबू, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ठीक ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा।
ये वाला क्वेश्चन, ये देखो जो 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट किए हुए एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप एक श्लोक लिख देना इसी प्रकार से कि आपदो दुर्गामी चल साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। इस प्रकार से आप सभी क्या करना भैया, एक श्लोक लिख देना है। और एक और भी क्वेश्चन पूछा है कि बीरा केन पूज्यते, तो भैया बीरा वीरेन पूज्यते पदेन बिना किम दूर याति या चंद्रशेखर कौन असित, तो भैया चंद्रशेखर एक देशभक्त था, आजाद था, ठीक ना, इस क्रांतिकारी थे। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना, ठीक ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, जरा आप लोग ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सटीक भाषा में पूछा गया है, ठीक ना। करना क्या है आप सभी को, इसी प्रकार से जो मैंने आप सभी को आइडिया बताया ना, उसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में निबंध लिखना है, ठीक ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, 9 नंबर का आता है। देश प्रेम पर लिखो या आतंकवाद पर लिखो या प्रदूषण पे लिखो या आजादी का अमृत महोत्सव पे लिखो, किसी के भी बारे में लिखो, पूरा नंबर मिलेगा। तो बच्चों मैं आपको एक रफ आइडिया बता दे रहा हूँ कि भैया प्रदूषण की समस्या और समाधान पर किस तरीके से निबंध लिखना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से निबंध लिखना है। सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लो, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण की समस्या और इससे हानियां, प्रदूषण का समाधान कैसे करेंगे, और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को इंक्लूड कर देंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से निबंध लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखोगे, मेन बातें लिख दोगे कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जे बनकर के रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की सुरक्षा शुद्धता बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, ठीक ना। इस प्रकार से प्रस्तावना लिखोगे। प्रदूषण का अर्थ बताओ कि पर्यावरण जो भी हमारा संतुलन बिगड़ जाता है उसको हम प्रदूषण बोलेंगे, ठीक ना। ये तमाम प्रकार की चलते हो सकता है भैया, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है, साउंड प्रदूषण भी हो सकता है, तमाम प्रकार का प्रदूषण होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक है प्रदूषण की समस्या और इससे कौन कौन सी हानियां होती है, माने कैसे समस्या बढ़ती है और कौन कौन सी हानियां हो सकती है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। और अंत में समस्या का समाधान करोगे और बिल्कुल आप सभी को अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को बिल्कुल भी इंक्लूड करना है। तो इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि भैया कॉपी कैसे लिखना है, और पूरा पेपर सोल्यूशन भी मैंने आप सभी को बता दिया डिटेल में, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।